दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम 9 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। देखिए पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, कुछ ट्रैवलिंग के रीजंस के कारण। मेरे कुछ फैमिली इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाया। बट कोशिश ये है कि आने वाले 2-3 दिन में आपकी सभी पुराने बैकलॉग को मैं क्लियर कर दूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और जानते हैं प्रीलिम्स मंत्रा में कौन-कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे टीबी के बारे में। देखिए एक लिंसेंट की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या। ये एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये 2 तरह से बीमारी इंपेक्ट करती है शरीर को। एक या तो ये लंग्स के ऊपर इंपेक्ट करेगी जिसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है जो किसी भी और ऑर्गन्स में हो सकता है। वैसे तो ये कोई रीसेंट बीमारी नहीं है। इसके एग्जिस्टेंस के बारे में इजिप्ट में हमारे को पता लगता है कुछ टेक्स्ट के थ्रू। 3000 बीसी में भी ये बीमारी एग्जिस्ट करती थी। ये पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट कर सकती है, मींस कम्युनिकेबल डिजीज है जो कफ, स्नीज और स्पिट के कारण किसी एक पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो सकती है। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो कफिंग तो रहती है, साथ के साथ चेस्ट में पेन, वीकनेस देखने को मिल सकती है, पर्सन का वेट लॉस देखने को मिल सकता है, फीवर हो सकता है और रात को ज़्यादा बुखार आता है उस पर्सन को। अब यहाँ रिपोर्ट में क्या कहा गया है, देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है रेशंस, जिसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ टीबी बाय इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस। अब इसमें यह बताया जाता है कि अगर किसी पर्सन का न्यूट्रिशन हम इंप्रूव करते हैं तो उस केस में इन्फेक्शन 40% तक कम हो सकती है, मतलब सभी फॉर्म में। अगर इन्फेक्टियस टीबी है तो उस केस में ऑलमोस्ट 50% तक का डिक्रीज देखने को मिल सकता है। अब यहां एक बात आपको और याद रखनी है, मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट 60% डिक्रीज होता है और ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट काफी इंक्रीज होता है अगर पर्सन वेट गेन करता है टीबी के दौरान अच्छी खुराक से। तो ये तो बात हुई कि क्या थी ये रिपोर्ट। अब यहां आपको नेक्सस स्कीम के बारे में भी याद रखना है, जिसमें हम न्यूट्रिशन के लिए ऑलमोस्ट 500 रुपीज दे रहे हैं उन लोगों को जो टीबी का इलाज प्रॉपर करवा रहे हैं गवर्नमेंट से। तो यहां पर आपको इस आर्टिकल में इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे प्रिविलेज पैनल के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है। ये एक तरह के स्पेशल राइट्स हैं, या आप ये कह सकते हो कि एक तरह से इम्यूनिटी दी जाती है सभी एमपीज और एमएलएस को जो दोनों हाउस के मेंबर हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं या किसी कमेटी के मेंबर हैं, और इसे डिफाइन किया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 के अंडर। अब यहां इसको लाने का प्रावधान क्या था और क्यों था। बेसिकली एक तरह से यहां पर एमपीज को एग्जम्प्ट किया जाता है सिविल लाइबिलिटीज के लिए, ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर सके। अब ये प्रिविलेजेस एक एमपी अकेला भी क्लेम कर सकता है और इवन पूरे हाउस का भी एक प्रिविलेज होता है। यहां आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अलावा आपको और भी सोर्सेज इसके देखने को मिलते हैं, जैसे वेरियस लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं उसके थ्रू भी ये देखने को मिल सकता है। रूल्स जो आपको हाउस के देखने को मिलते हैं इसके थ्रू भी देखने को मिल सकता है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू भी ये आपको देखने को मिलते हैं। अब यहां आपको कुछ एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, इसमें 40 दिन, जैसे सिविल केसेस हैं उसके अंदर 40 दिन पहले और इवन हाउस के अडजॉर्न होने के बाद 40 दिन तक आप एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल 105 जो मैंने आपको बताया था, इसकी क्लॉज 2 में यह कहा जाता है कि नो पर्सन शैल बी हेल्ड लायबल फॉर पब्लिशिंग एनी रिपोर्ट, डिस्कशन एक्सेट्रा ऑफ द हाउस अंडर द अथॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ हाउस। मतलब अगर कोई पर्सन जो एग्जैक्टली आपके हाउस में बातचीत चल रही है उस रिपोर्ट को या उस डिस्कशन को पब्लिश करता है तो उसके अगेंस्ट भी कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। अब यहां पर आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि इसके अंदर कोई कोडिफिकेशन नहीं की गई है, मतलब एग्जैक्टली ये प्रिविलेज है क्या इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरी बात, कोई भी पार्लियामेंट के अंदर कोई बात कहता है जैसे एमपी या एमएलए, वो उसके लिए लायबल नहीं है। ये आर्टिकल 19 जो है आपका, जहां पर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वो फ्री एक्सप्रेशन वहां से ये पावर उनके पास आई है। देन अगर कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच करता है तो इसके लिए मोशन रेज किया जाता है। अब इसे एडमिट किया जाता है चेयरमैन के द्वारा, या आप ये कह सकते हो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो 10 मेंबर्स की रहती है। अब जब भी इस तरह के प्रिविलेज आते हैं तो यहां पे आपको याद रखनी है 2 कंडीशंस। एक, पहला, जब भी प्रिविलेज के बारे में कोई मोशन आता है उसमें जो क्वेश्चन हो वो स्पेसिफिक मैटर का हो और इसमें इंटरवेंशन चाहिए हो आपको काउंसिल की, तभी इस मोशन को हम रन करते हैं। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। फिलहाल कंटेक्स्ट में आपको बता देता हूं,
जो आम आदमी पार्टी के एमपी है राघव चड्ढा, इनके खिलाफ ये प्रिविलेज पैनल बिठाया गया है, जो कि आपके रूल 203 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा, इसके थ्रू आप इसको कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हो। तो बेसिकली अभी इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने अनएथिकल तरीके से इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किया है, मिसकंडक्ट किया है, कुछ साइन को फॉर्ज किया है। इस वजह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं इनके ऊपर ये पैनल बैठा है। तो अभी के लिए आप इसके बारे में इतना ही याद रखना। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन देखेंगे साउथ कोरिया की। ये साउथ की जगह डाउट हो गया, तो ये साउथ कर लेना यहाँ पे। अभी फिलहाल कुछ स्टॉर्म आया है, यहाँ पर कुछ लोगों को निकाला गया, तो एक बार साउथ कोरिया की लोकेशन ध्यान लेते हैं। देखिए, कोरियन पेनिनसुला में ये एरिया पड़ता है, जिसके नॉर्थ में आता है आपका नॉर्थ कोरिया। लैंड बॉर्डर सिर्फ ये इसी के साथ शेयर करता है। आसपास यहाँ पर आपको चाइना और रशिया थोड़ी दूरी पे देखने को मिलता है, और थोड़ी दूरी पे यहाँ पर आपको जापान भी देखने को मिलता है। जापान और इसके बीच में कोरियन स्टेट फ्लो करती है। एंड किंजू स्टेट यहाँ पर आपके एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, ऑल्दो इसका नाम अगर आप याद नहीं भी रखते तो भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा इसके दोनों साइड, एक साइड येलो सी पड़ता है और दूसरी साइड पड़ता है आपका जापान सी, या सी ऑफ जापान, या ईस्ट सी भी जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे म्यांमार की। देखिए, रिसेंट टाइम में एक यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई वॉर क्राइम्स म्यांमार में काफ़ी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा है। आप अगर मणिपुर को देखें तो यहाँ पर कई बार आपको रिफ्यूजीज देखने को मिलते हैं जो म्यांमार से भाग के आए हैं, और इनकी वजह से इंडिया के मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो सबसे ऊपर नॉर्थ में आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश याद रखना, देन यहाँ पर आपका नागालैंड आ जाएगा, फिर मणिपुर एंड मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट 4 स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। लगभग 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर म्यांमार के साथ भारत शेयर करता है। भारत के अलावा और बहुत सी कंट्रीज है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर आप मेजरली याद रखना बांग्लादेश, ये इंडिया आ गया, देन ये चाइना, लाओस एंड थाईलैंड, ये मेजर कंट्रीज हैं जिसके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज आप याद रख सकते हैं, एक बे ऑफ बंगाल और दूसरा आपका अंडमान सी। तो ये 2 वाटर बॉडीज भी आप याद रखना। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कैग की एक रिपोर्ट के बारे में, जहां पर कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिली। देखिए, आप सभी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में सुना होगा, जो 2018 में आपकी एक योजना आई थी, जिसमें सभी तरह की प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां, जैसे कोई भी बीमारी, किसी को कैंसर है, कुछ भी है, वो पहले दिन से ही कवर होती है। इसमें प्री और पोस्ट, मतलब बीमार जो है पर्सन, उसको एडमिट करने से पहले और डिस्चार्ज करने के बाद दोनों समय के एक्सपेंसेस इसमें कवर किए जाते हैं। लगभग 10 करोड़ फैमिलीज को ये इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई है, एक तरह की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, और इसमें 50 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जहां पर आपको कोई फैमिली की लिमिट नहीं है, कितने भी साइज की फैमिली हो सकती है, 5 बंदे, 6 बंदे, 7 बंदे, और ना ही कोई एज की लिमिट है। इसमें सभी तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को तो कवर किया ही गया है, बल्कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल जो इम्पैनल्ड हैं, मतलब यहाँ पर एक लिस्ट दी जाती है, उसके अंदर उनका नाम होगा, तो वो भी यहाँ पर कवर करते हैं इन बीमारियों की ट्रीटमेंट को। साथ के साथ पेशेंट को गाइड करने के लिए हर हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र भी रहेगा। तो ये इसके बारे में आपको याद रखना था। फिलहाल कंटेक्स्ट बता देता हूँ आपको। अभी के लिए लगभग 7.5 लाख बेनिफिशियरीज ऐसे हैं जिनको एक ही फ़ोन नंबर अलॉट किया गया है। ये फ़ोन नंबर जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। अब जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है इस बात को एग्री करती है कि ऐसा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, बट अभी जो हम नया बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आएंगे 2.0, इसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैग ने इसके बारे में, इरेगुलरिटी के बारे में बताया था। अब कैग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में बात की जाती है आर्टिकल 148 से लेके 151 तक, जहां पर ब्रॉडली अगर हम बात करें 148 अपॉइंटमेंट, ओथ और कंडीशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 149 पावर एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है कि क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पावर रहती है। इसके अलावा 150 जो आपका आर्टिकल है वो बात करता है कि किस फॉर्मेट में स्टेट्स और यूनियन को अपने अकाउंट को रखना है। इस बारे में प्रेसिडेंट और गवर्नर को वो एडवाइस करते हैं, तो उस एडवाइस के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 151 जो है वो बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है इनको ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे और ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के आगे रखेंगे। तो यहाँ गवर्नर के पास रिपोर्ट देते हैं स्टेट की, और वो लेजिस्लेचर के आगे रखते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है, आर्टिकल 279, ऑल्दो आपने जीएसटी के बारे में भी इसके अंदर पढ़ा होगा, बट यहाँ एक प्रोविजन है जहाँ पर कहा जाता है कि भी नेट प्रोसीड को ये डिटरमाइन करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है?
जैसे मान लीजिए आप कोई टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, अब इस टैक्स को हम देखते हैं कि ये वाइबल है कि नहीं, मतलब क्या इसे कलेक्ट करना बेनिफिशियल रहेगा भी कि नहीं, इसके बारे में जांच करता है आपका कैग। मान लो जैसे मैंने एक 100 रुपये का टैक्स लगाया, बट इसे कलेक्ट करने में 97 रुपीज़ लग रहे हैं, तो मान लीजिए आप इस टैक्स को कलेक्ट ना कीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये नेट प्रोसीड जब भी आप देखते हैं, इसके बारे में बताता है आपकी कैग। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज यूपीएससी मंच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।